बेटा आज मैं आपको चैप्टर 14 के प्राकृतिक संपदा के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ। अब देखो बेटा, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। इसका आंसर देखो बेटा, वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है। जीवन के लिए वायुमंडल निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। अब ये जो वायुमंडल है बेटा, पृथ्वी को कंबल के समान कैसे ढके हुए है बेटा, ये देखो, ये हमारे पास है पृथ्वी और ये आती है यहाँ से सूर्य से ऊष्मा इस पर, और यहाँ पर जो गैस निकलती हैं बेटा, जैसे CO2 निकलती है कुछ, अगर हम जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हैं, वाहनों में हम डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, तो ये CO2 जो होती है बेटा, ये CO2 की एक परत बन जाती है जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को क्या करती है, कम करती है। ये पूरी ऊष्मा को, पूरी गर्मी को अंदर नहीं आने देती, और जो गर्मी आ गई है बेटा उसको पूरी को बाहर नहीं जाने देती। तो यहाँ पर इतनी ऊष्मा रहती है बेटा जो हम सहन कर सकते हैं। ठीक है, यही है कि ये वायुमंडल पृथ्वी को एक कंबल के समान ढके हुए है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें विद्यमान हैं। अब ये जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है बेटा, देखो, यह औसत तापमान दिन और रात के समय लगभग नियत रखता है। नियत का मतलब एक जैसा रखता है बेटा, किसके कारण, ये CO2 की परत के कारण। पर्यावरण का तापमान अचानक बढ़ने से रोकता है, और एकदम से तापमान ना तो बढ़ता है ना घटता है, तो ये काम भी ये करता है। रात के समय यह ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जो जाती है उसको भी, उसकी दर को भी कम करता है। ठीक है बेटा, वायुमंडल क्या क्या कार्य करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ये दिन और रात के तापमान को एक जैसा बनाए रखता है, पर्यावरण का तापमान अचानक बढ़ने से रोकता है, यह ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को भी, ऊष्मा की आएगा बेटा, यह ऊष्मा की बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को भी कम करता है। ठीक है बेटा, अब देखो, जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है। ये भी बेटा अभी आपने पिछले जो हमने पेज के क्वेश्चन करवाए थे पिछली वीडियो में, उनमें मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया। आप चाहे तो पहले वो वीडियो भी देख सकते हैं बेटा, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जीवन के लिए जल क्यों जरूरी है, अनिवार्य मतलब बेटा जरूरी, आवश्यक। ठीक है, क्यों आवश्यक है आपको सबको ही पता होगा क्यों आवश्यक है बेटा, क्यों जरूरी है। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, और कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम से ही होती है। हमारे शरीर में बेटा बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं को अपना कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल शरीर में पदार्थों के संवहन का कार्य भी करता है, मतलब जो हम कुछ खाते पीते हैं बेटा, उन पदार्थों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। तो ये संवहन ये होता है बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अब बेटा हम कुछ भी खाए पिएंगे, और अगर हम पानी ना पिए तो कई बार क्या होता है, वो हमारे गले में ही अटक जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा, ये तो नॉर्मल सी सिंपल सी बात है। और हमारे शरीर में जो खून भी है बेटा, एक तरल रूप में विद्यमान है, वो भी हमारे पानी पीने के कारण है। अगर हम पानी नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा खून जम जाता है, और जिसके कारण हमारे शरीर में गांठें बन जाती है, और हमारा शरीर ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता। तो इसलिए बेटा सभी चीज़ों के लिए हमें जल बहुत आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है। क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र है। कह रहा है कि जो जीवित प्राणी है वो मृदा पर कैसे निर्भर है, कैसे डिपेंड करते हैं बेटा, और क्या जो जल में रहने वाले जीव हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो आप देखो बेटा, सभी जीवित प्राणी भोजन अथवा ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष बेटा जो हमारी आंखों के सामने, और परोक्ष मतलब जो हमारी आंखों के पीछे हो, मतलब हमें जो दिख नहीं रहा,
लेकिन उनको भी क्या होती है, पौधों की ज़रूरत होती है। वो भी पौधों पर निर्भर रहते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे कीट जीव होते हैं बेटा जो हमारी आँखों से नहीं देखे जा सकते, वे केवल हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही दिखाई देते हैं। हरे पौधे मृदा में ही उगते हैं और मृदा से ही पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अब हमारी मृदा में पोषक तत्व होते हैं बेटा, खनिज लवण जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और हरे पौधे मृदा से ही पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। जैसे बेटा हमारे को जीने के लिए संतुलित भोजन चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन होनी चाहिए। ऐसे पौधों को जो अपना भोजन मिलता है वो मिट्टी से के पोषक तत्व ग्रहण करके ही मिलता है। इस प्रकार जीवित प्राणी मृदा पर परोक्ष रूप से निर्भर हैं। ठीक है बेटा। अब हम मिट्टी तो खाते नहीं, लेकिन हम पौधों को खाते हैं, हरे पौधों का खाना ग्रहण हम करते हैं। पौधे भी डायरेक्ट नहीं खाते बेटा, उनसे मिलने वाली चीज़ों को जो हम खाते हैं। अब वो पौधे किस पर निर्भर है, मृदा पर। तो इसलिए हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, हम परोक्ष रूप से निर्भर हैं। जल में रहने वाले जीव भी या तो प्रत्यक्ष रूप में शाकाहारी या परोक्ष रूप में मृदा पर ही निर्भर करते हैं। तो जो जल में रहने वाले जीव हैं बेटा, वो भी चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो, वो भी मृदा पर ही निर्भर करते हैं। तो समझ में आ गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने टेलीविज़न पर और समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा। आप क्या सोचते हैं कि हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम हैं? आंसर है बेटा इसका पवन की चाल व दिशा तथा आर्द्रता आदि का अध्ययन करके मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किस किस का अध्ययन करके बेटा मौसम का पूर्वानुमान, मतलब समय से पहले हम कैसे अनुमान लगाते हैं बेटा? देखो, पवन की चाल मतलब जब हवा चल रही है तो किस ओर वो जा रही है, उसकी चाल कैसी है, वो तेज़ गति से जा रही है या कम गति से जा रही है बेटा, उसकी स्पीड कैसी है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है। और आर्द्रता होती है बेटा ह्यूमिडिटी। जैसे जब बारिश आती है तो मौसम क्या होता है बेटा, चिपचिपा सा होता है। ऐसे ही हमेशा हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प मौजूद होता है उसके कारण ही आर्द्रता बनती है बेटा। इन सब का अध्ययन करके हम मौसम का पहले से अनुमान लगा सकते हैं। पूर्व मतलब बेटा पहले से अनुमान लगा सकते हैं। इसके आधार पर कम व अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र, कम या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र आदि का पता लगाया जा सकता है। तो किस किस से लगाते हैं बेटा? पवन की चाल और दिशा तथा आर्द्रता से। ये याद रखना आपको, किस किस से हम पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं बेटा। पवन की चाल मतलब वायु की चाल, स्पीड कैसी है उसकी, दिशा डायरेक्शन कौन सी है उसकी, और उसमें हमारे मौसम में वातावरण में नमी कितनी है बेटा। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता मिलेगी? तो मानवीय गतिविधियां बेटा, जो मनुष्य गतिविधियां कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, उससे क्या वायु, जल और मृदा का प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है बेटा, और क्या इनको अगर हम सीमित कर दें मानवीय गतिविधियों को, तो क्या इससे हम प्रदूषण के स्तर को घटा सकते हैं? अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा इस आंसर में। मानव की बहुत सी क्रियाएं प्रदूषण को बढ़ाती हैं। अभी आपको बताया था बेटा, जैसे वाहनों में क्या करते हैं हम, किसका प्रयोग करते हैं बेटा? जीवाश्म ईंधनों का हम जलाने में प्रयोग करते हैं। वाहनों में हम पेट्रोल, डीजल आदि का उपयोग करते हैं। और हम जो कारखानों से निकला विषैला पानी होता है वो भी हम नदियों में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा? प्रदूषण बढ़ता है। तो ये मानवीय क्रियाएं हैं सारी। तो ऐसी क्रियाएं बेटा, ये अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इन क्रियाकलापों को कुछ क्षेत्र में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलेगी। ये प्रदूषण के स्तर है बेटा, क्योंकि वायु, जल तथा मिट्टी आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। इन्हें एक जगह सीमित करके नहीं रखा जा सकता।
एक जगह सीमित करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये सारी क्रियाएं क्या बेटा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वायु, जल और मिट्टी की क्रियाएं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर आदि की मात्रा बढ़ने से वायु प्रदूषित होती है। जल का प्रदूषण इसमें जल में विषैले पदार्थों के मिलने से होता है। वायु तथा जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहते रहते हैं और प्रदूषण फैलता रहता है। इस प्रकार भूमि प्रदूषण से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है तथा यह प्रदूषित मिट्टी अन्य स्थानों पर हवा या पानी द्वारा पहुंचकर वहां की मिट्टी को भी प्रदूषित करती है। तो कह रहा है बेटा ये जो मानव क्रिया करता है, अगर हम इन क्रियाकलापों को कुछ क्षेत्र में सीमित भी कर देंगे तो इससे प्रदूषण के स्तर को घटाने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलेगी। मतलब केवल अगर हम कुछ क्षेत्रों में सीमित करें बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हमें पूरी तरह से प्रयास करने पड़ेंगे, सभी को मिलकर ये कार्य करना पड़ेगा। तो हर क्षेत्र में हमें ये क्या करना पड़ेगा, इन क्रियाओं को कम करना पड़ेगा। केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में अगर हम सीमित कर दें तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि बेटा इससे प्रदूषण कम हो। क्यों नहीं होगा बेटा इससे प्रदूषण कम? देखो अभी आपको बताया जैसे हमारे वायुमंडल में क्या क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, सल्फर होती है। कि ये कब बढ़ती है बेटा? जब हम वाहनों में किसका प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का, डीजल का, तो इससे वायु प्रदूषित हो रही है। अब वायु तो बेटा आपको पता ही है इधर से उधर चलती रहती है। तो जब यहाँ पे अगर प्रदूषण हुआ तो वो दूसरी जगह भी जाके प्रदूषण करेगी। इसी तरह से जल में क्या होते हैं बेटा, विषैले पदार्थ मिल गए। अब नदियों का पानी आप देखते हो दूर तक एक शहर से दूसरे शहर तक जाता है, तो ये तो पानी भी चलता रहता है। अगर एक जगह हमने गंदा किया तो वो आगे जाके दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा बेटा, और प्रदूषण इस तरह से फैलता रहता है। इस प्रकार भूमि प्रदूषण में भी यही होता है बेटा। अब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और ये मिट्टी भी बह जाती है, पानी के साथ हवा में उड़ जाती है। तो क्या होता है बेटा, अगर हम कुछ जगह सीमित करेंगे तो इसका हम पूरी तरह से प्रदूषण को हम नहीं कर सकते कम। तो इसके लिए हमें हर क्षेत्र में प्रयास करने होंगे। ओके बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं? अब जंगल कैसे प्रभावित करते हैं बेटा? देखो अभी हम लेसन पढ़ रहे हैं बेटा प्राकृतिक संपदा। मतलब जो हमें नेचर ने दी है, नेचर से जो हमें चीज़ें मिली है वो है हमारी प्राकृतिक संपदा। अब ये जो जंगल है ये वायु, जल तथा मृदा की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं, यही हम इस आंसर में पढ़ेंगे बेटा। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इस प्रकार जंगल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखते हैं। आपको पता है बेटा हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे बेटा इसका विपरीत करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो जंगल में पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं बेटा, और वो हमारे संतुलन को बनाए रखते हैं। किस किस के संतुलन को? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जंगल के पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को पकड़कर रखती है, जिससे जल तथा वायु मिट्टी का कटाव नहीं कर पाते हैं और मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं। आपको पहले भी बताया मैंने बेटा, जो पौधों की जड़ें होती है वो मिट्टी को क्या करती है, पकड़े रखती हैं, और जिससे जल तथा वायु मिट्टी का कटाव, जैसे जल मतलब बारिश आई तो वो पानी क्या होगा, मिट्टी वहाँ से बहेगी ही नहीं, और हवा भी आई तो भी नहीं, मिट्टी इतनी ज़्यादा आप देखते होगे खाली मैदान में देखोगे बेटा हवा आएगी तो कितनी रेत उड़ेगी, लेकिन जंगल वाले मैदानों में इतनी रेत नहीं उड़ पाती, क्योंकि वो पेड़ों की जड़ें हैं उनको पकड़ के रखती है मिट्टी को, और मिट्टी के जब मिट्टी उड़ेगी नहीं तो बेटा उसके पोषक तत्व भी वहीं रहेंगे। इस प्रकार जंगल मृदा अपरदन को कम करते हैं, और एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखते हैं,
दूसरा वो मृदा अपरदन को कम करते हैं, और तीसरा बेटा जंगल वर्षा के जल को भूमि के अंदर पहुंचाने में मदद करते हैं। जो वर्षा में पानी आता है बेटा ऊपर से, वो भूमि के अंदर पहुंचाने में भी मदद करता है, क्योंकि उसकी जड़ों के थ्रू वो पानी नीचे चला जाता है, और जो जल स्रोतों को बनाए रखते हैं। इस प्रकार जंगल जल चक्र के लिए भी अति आवश्यक है। तो आपने देखा बेटा, जल चक्र के लिए आवश्यक है, मृदा अपरदन को कम करने के लिए आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखने में भी जंगल बहुत सहायक हैं। तो उसकी यही इसने पूछा था, जंगल वायु, मृदा और जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। गुणवत्ता मतलब किसी भी चीज़ का अच्छा करना, वो किस तरह से करते हैं, ये आपने समझा बेटा अभी इस क्वेश्चन में। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैम आपसे फिर से मिलेगी। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।